दिस इज हिमांशु सिंह। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण हम पूरा कर रहे होंगे। इसके अंदर कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल का आंसर बताऊंगा। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसे कि पहले 4.1 में जो नेसेसरी पॉइंट्स है, जो जरूरत की बातें हैं वो देखेंगे 4.1 को करने के लिए। फिर 4.2 को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, देन अपन ऐसे करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट तो जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि अपन किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। दो बातें हैं, एक तो हमारे पास है द्विघात और दूसरी बात है हमारे पास समीकरण। एक है द्विघात और एक है समीकरण। समीकरण किसे कहेंगे ये बता देता हूँ, नॉर्मल सी बात है, काफी बच्चों को पता भी होगा। समीकरण एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक LHS पक्ष होता है, एक RHS पक्ष होता है, वाम पक्ष होता है, दक्षिण पक्ष होता है और उनकी तुल्यता का एक चिन्ह होता है, उसे हम समीकरण बोलेंगे। इस रूप में आप कोई भी व्यंजक देखेंगे मैथ्स के अंदर तो उसको हम समीकरण बोलेंगे। जैसे समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा एक समीकरण। एक दक्षिण पक्ष है, एक वाम पक्ष है और एक तुल्यता का चिन्ह है। इसका मतलब कि ये हमारी एक समीकरण हो गई। समीकरण सबको क्लियर है। अब आगे जो आता है अपने पास द्विघात। द्विघात का मतलब समझ आ रहा होगा कि दो घातें। अब द्विघात समीकरण क्या होगी, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 है, 5x माइनस 3, एक ऐसा बहुपद। ये बहुपद है, ये तो हमें पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि ये एक बहुपद है। अब एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात 2 है और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। बहुपद को 0 के बराबर लिख दिया, मतलब ये हमारी एक समीकरण प्राप्त हो गई है। बहुपद को 0 के बराबर लिख दिया। अब बहुपद कौन सा, दो घातें हैं, इसका मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी हमारी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण सब बच्चों को क्लियर है, एक बार वापस बता देता हूँ। द्विघातीय बहुपद को जब 0 के बराबर रखते हैं तो प्राप्त समीकरण हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब 4.1 क्लियर करने के लिए इतना हमें पता चल गया। इसके बाद एक और पॉइंट रहता है, वो है हमारा मानक रूप। एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए कि मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप पहले लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक मानक रूप है। एक तो लिखने का पैटर्न, लिखने का जो तरीका है, क्या है लिखने का तरीका, चर वाला जो पद है, अधिक घात वाला जो चर का पद है वो पहले लिख देंगे अपन, उसके बाद उसकी कम घात वाला, उसके बाद उसकी कम घात वाला। अब इन दो में तो घात है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, बट यहाँ पर x की घात क्या है, 0। इसके मतलब वो 2, 1 और 0। अब 0 है, इसका मतलब अपन ने लिखा नहीं है, उसका कोई मान नहीं होगा, इसलिए c आ गया लास्ट में। तो ये हो गया हमारा मानक रूप। अब इस पे एक नियम लगता है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए a। अब ये क्यों है रूल, ये बता देता हूँ। अगर मानो इसको लेते हैं हम, इस समीकरण को, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू -3। अब इसी समीकरण में अगर मान लो कि a का मान 0 होता, अगर a का मान 0 होता तो समीकरण क्या आती, 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 0x स्क्वायर का मतलब पूरा पद 0 प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर चर की घात क्या है, चर की अधिकतम घात 1 ही है, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। चर की घात हमें 2 चाहिए, चर की घात हमें 2 चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगी। इसका मतलब a इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। अगर a 0 हो गया तो वो सिंगल घात की रह जाएगी, तो वो हमारी द्विघात समीकरण नहीं। पहले उदाहरण नंबर 1 देखेंगे।
उदाहरण नंबर 1 जो है उसमें बोल रहा है कि गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। अब उस द्विघात समीकरण बनेगी एक लास्ट में। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो जब गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या द्विघातीय विधि पढ़ा दूंगा उसके बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको गणितीय रूप से कैसे व्यक्त करते हैं वो देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, जॉन और जीवंती है, उन दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों को मिला के 45 कंचे हैं। तो मानो कि जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, दोनों के पास अगर 45, मान लिया कि जीवंती के पास x कंचे हैं, तो जॉन के पास कितने बचेंगे। सिंपल सी कहानी है, 45 में से x को निकाल देंगे तो बचे हुए कंचे किसके हैं, जॉन के। तो 45 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है सभी को। जीवंती के पास x कंचे माने हमें पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन अभी मान रहे हैं कि x कंचे हैं, जीवंती के पास इतने कंचे हैं। अब x का मान क्या है वो अपन आगे निकालेंगे। तो जॉन के पास कितने रहेंगे, दोनों के पास 45 है, तो जीवंती के कंचे 45 में से निकाल देते हैं, बचे हुए कंचे मिलेंगे वो जॉन के होंगे। अब क्या कह रहा है वापस कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे इसने खो दिए हैं, 5 कंचे इसने खो दिए हैं, तो 5-5 कंचे खो दो पहले। तो x माइनस 5 जो बचेगा वो 5 कंचे खोने के बाद की संख्या बचेगी। और इसमें क्या होगा, 45 माइनस एक्स ओ माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे, 40 माइनस एक्स। 5-5 कंचे खोने के बाद संख्या क्या है, जीवंती की संख्या है यह है, और जॉन के पास जो संख्या बचेगी वो यह है। अब क्या कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, वो हमारे पास है 124। 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों का गुणनफल जो है 124 है। तो दोनों का गुणनफल करेंगे। सबसे पहले क्या है, x माइनस 5, देन हमारे पास क्या है 40 माइनस एक्स। अब ये कहां से आ गया वापस बता देता हूँ, जो अभी कहानी सुनाई थी वही कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। जीवंती के पास x है, जॉन के पास 45 माइनस एक्स है। अब 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब 5-5 कंचे हमने कम कर दिए, उन्होंने खो दिए हैं, तो 5 कंचे यहाँ पे कम कर दिए, वो 5 कंचे यहाँ पे कम कर दिए। तो जीवंती के पास तो बचे हैं x माइनस 5, और जॉन के पास बचे हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का 5-5 कंचे खोलने के बाद जो गुणनफल है वो 124 है, वो 124 पता पड़ गया हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को 40 से करेंगे 40x, फिर x को माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से माइनस 200, माइनस 5 को माइनस एक्स से करेंगे प्लस 5x, बराबर में हमारे पास है 124। अब इन सबको उठा के उधर रखते हैं, उधर रखेंगे, बराबर में रख दिया हमने 0, 124, 40x उधर जाएंगे तो माइनस के 40x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा उधर जाके, माइनस के 200 प्लस के 200 माइनस 5x, प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 124 और 200 324, ये 324, फिर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 40 माइनस 40x और माइनस 5x, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस के 45x, और एक 324 जो हमारे पास प्लस के हैं। ये हो गई इसकी, इसको अपने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब क्वेश्चन आगे भी बोल रहा है कि उनको प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अगर x का मान पता पड़ गया तो पता पड़ जाएगा कि कितने कितने कंचे हैं। x का मतलब जीवंती के कंचे, और 45 में से x को घटा देंगे तो जॉन के कंचे। अब अभी तक जहां हमने पढ़ा है उसमें इस समीकरण को सॉल्व करना नहीं बताया है मैंने, और अपने चैप्टर में भी अभी तक सॉल्व करना नहीं है। तो जब गुणनखंड विधि और वो विधियां बता दूंगा तब इसी एग्जाम्पल में इस समीकरण को अपन सॉल्व कर रहे होंगे। अभी तक तो अपन गणितीय रूप से व्यक्त करना देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका गणितीय रूप से कैसे व्यक्त करें। उदाहरण नंबर 1 का जो सेकंड वाला है कि एक कुटीर उद्योग वाला जो क्वेश्चन है, अब वो देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि कुटीर उद्योग है जो दिन में कुछ खिलौने बनाता है, कुछ खिलौने। अब हमें तो पता नहीं है कितने खिलौने बनाता है, तो मान लिया कि x खिलौने बनाता है। वो तो कोई x नंबर ऑफ खिलौने बनाता है, वो x नंबर ऑफ टॉयज बनाता है वो।
तो अब वो आगे क्या कह रहा है, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य या फिर लागत, उसको बनाने में जितना खर्चा है या फिर उसका मूल्य जो पड़ा है उनको, वो कुछ खिलौने बनाता है, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ खिलौने बनाता है, और एक खिलौने का मूल्य क्या बोल रहा है वो, 55 में से, 55 रुपए में से उस दिन की खिलौनों की संख्या को घटा देंगे ना, तो एक खिलौने का प्राइस आ जाएगा। 55 में से उस दिन के बने हुए खिलौनों को घटा देंगे तो एक का प्राइस आ जाएगा, एक की लागत आ जाएगी। 55 में से घटाया क्या है, उस दिन जो खिलौने बने हैं, उस दिन खिलौने बने हैं एक्स खिलौने। अब कुछ को हटा करके अपन लगा देते हैं उस दिन के खिलौने, उस दिन के खिलौने बनाए एक्स, कह क्या रहा है कि 55 में से अगर तुम उस दिन के खिलौनों को घटा दोगे तो उसका मूल्य आ जाएगा। तो ये हमारा मूल्य है एक खिलौने का, एक खिलौने का मूल्य पकड़ में आ गया। अब कह रहा है कि एक दिन ऐसा आया जब लागत कितनी थी, 750 रुपए टोटल लागत थी। एक 750 रुपए खर्चा करके उन्होंने कुछ खिलौने बनाए हैं। अब एक तो अपने को गणितीय रूप से व्यक्त करना है और कितने खिलौने बनाए वो अपन जब विधियां सीखेंगे द्विघात समीकरण को तो पता, सेम क्वेश्चन करवाऊंगा कि कितने खिलौने बनाए। अब एक दिन उन्होंने 750 रुपए लगाए और खिलौने बनाए। अब इसको गणितीय रूप से व्यक्त करना है। मान लिया कि उस दिन एक्स खिलौने बनाए, जैसे कि एक्स खिलौने बनाता है हमारा तो, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस एक्स। एक्स खिलौने बनाए, मूल्य वो बता रहा है कि हमें खिलौने का मूल्य क्या है, 55 माइनस एक्स जो होता है, मतलब 55 में से उस दिन के बने हुए खिलौनों की संख्या को घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। तो क्या इनको गुणा कर देंगे तो यही है, क्या है, एक खिलौने के मूल्य को उस दिन के बने हुए खिलौनों से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, उस दिन का कुल खिलौनों को बनाने में खर्चा। तो उस दिन कुल खिलौने बनाने में उन्होंने कितने पैसे खर्च किए, 750। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 55 इंटू एक्स, 55x, एक्स को माइनस एक्स से करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ठीक है, सबको उधर लेके जाते हैं तो बराबर में 0 रख दिया इस पक्ष में, बराबर 750 माइनस 55x, प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मानक रूप में लिख देते हैं, मतलब कि सही ऑर्डर पर कर देते हैं, चर की घात जो अधिक है उसको पहले लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ये हो गया हमारा गणित। देखें तो हमारे पास कुछ समीकरण है, समीकरण है ना, क्योंकि इक्वल का चिन्ह दायां बायां पक्ष दोनों है। कुछ समीकरण है, इनमें सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्या कह रहा है, पहली क्या समीकरण है हमारे पास, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये द्विघात सिद्ध करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4x कहाँ से आया, 2ab, 2 को 2 से करा 4 और x का x, 4x 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 1, अब उनको इधर लेके आएंगे, 2x प्लस का है तो माइनस 2x, 3 माइनस का 3 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x, 4 और 1 5, 5 में से हमारे पास 3 चले गए हैं तो बचेंगे 2, तो प्लस के हमारे पास 2 बचे बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात, चर की घात 2 है और बाकी मानक रूप में भी है, ये तो ये एक द्विघात समीकरण। दूसरा जो उदाहरण नंबर 2 का सेकंड वाला जो है दूसरा, तो इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे प्लस एक्स
प्लस 8 है हमारे पास, और बराबर में क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 2। कुछ छिपा हुआ दिख रहा है क्या इसके अंदर? छिपा हुआ क्या दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से है, तो इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर में हमारे पास x स्क्वायर है, 2 दूना 4 माइनस का 4। अब ये x और ये x गया, तो गया कैसे, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया। अब इसको इधर ले आते हैं, x माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, तो प्लस 4 और 8 प्लस 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या है, एक ही है, हमें चाहिए 2 घात, ये द्विघात समीकरण नहीं। तीसरा वाला, ये समीकरण दी हुई है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू टू एक्स स्क्वायर, 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x, उनको इधर लेके आएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण है ये। अगला जो कि उदाहरण नंबर 2 का लास्ट है हमारे पास, फोर्थ वाला, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 4, ये समीकरण हमें दी हुई है। तो अब x प्लस 2 का क्यूब, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x प्लस 2 के क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब को ऐसे खोलते हैं, तो a प्लस बी के होल क्यूब को खोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3a क्या है अपने पास, x का स्क्वायर, वो b है हमारे पास 2, देन 3x ऐसा का ऐसा 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब 2 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर छः एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 एक्स, एंड देन 2 का क्यूब 8 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब गया, 4 को इधर लेके आएंगे, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 प्लस के 4 बराबर 0, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है? द्विघात समीकरण है, चर की घात क्या है, 2 है हमारे पास। प्रश्नावली 4.1, 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, मतलब समीकरण है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का पहला जो है हमारे पास यह है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर में हमारे पास 2x माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2x, उसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास 1 और 3 4 हो गए, प्लस 2x माइनस 2x गया बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये द्विघात समीकरण है, भले इसमें ये एक पद कम है, जो हमारा x का घात 1 है, उसका गुणांक नहीं है, लेकिन चर की घात हमारे पास 2 तो है ही, तो ये एक द्विघात समीकरण। क्वेश्चन का दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 -3 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा का ऐसा रहेगा, कुछ ही सॉल्व करने जैसा है नहीं, बराबर -2 इसको सॉल्व करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर -2x उनको इधर लेके आएंगे, +2 +3 और x इधर आके -x बराबर में 0। एक्स स्क्वायर -2x और -x -3x 2 और 3 5 +5 बराबर 0। द्विघात समीकरण दूसरा जो है x-2 x + 1 बराबर x-1 x + 3। x को x से एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे प्लस एक्स, -2 को x से करेंगे -2x, -2 को 1 से करेंगे -2 बराबर x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे +3x, -1 को x से करेंगे -x, -1 को 3 से करेंगे -3। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया। अब कहीं भी हमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे सॉल्व करें तो अपनी इच्छा है, नहीं तो यहाँ पे भी क्लियर होता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे x -2x -2 -3x इधर आके +x +3 बराबर 0। x 2x 3x 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 6x और x 7x 7x बचा गया हमारे -2, गलत हो गया x और x 2x +2x -2x -2 +3 और -3x बराबर 0 है। इसको ऐसा कैसा लिखा है, इसको ऐड किया है, बाकी ठीक है। ये गया, क्या बचा हमारे पास -2 1 बचा -3x बराबर 0 या फिर 3x -3x + 1 = 0। द्विघात समीकरण नहीं है ये, तो यहीं पे अपन ने सिद्ध समीकरण दी हुई है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार है। सॉल्व करेंगे x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे +x, -3 को -3 को 2x से करेंगे -6x, 3 दूनी 6 और x ऐसा का ऐसा, -3 को 1 से करेंगे -3 बराबर x स्क्वायर +5x 2x स्क्वायर +x -6x -3 उनको इधर लेके आएंगे -x स्क्वायर -5x बराबर 0। 2 में से 1 x स्क्वायर गया, x स्क्वायर 1 x ये है हमारे पास -6x और -5x, तो -6x और -5x को लिख देता हूँ -11x, फिर बचा +x -3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -11 में से 1 गया तो -10x -3 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण। 5वें और 6 नंबर की जो समीकरण है उसको स्किप कर रहा हूँ, उसका आंसर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो इजी है, जैसे अभी पहले बताया था वैसे ही आसान है। अब अगली जो हमारे पास समीकरण है, समीकरण नंबर 7, उसको करेंगे x + 2 का क्यूब। अभी पहले बताया था x + 2 का क्यूब क्या होता है, a + b का क्यूब। कैसे खोलेंगे इसको, a क्यूब +3a स्क्वायर b +3ab स्क्वायर और लास्ट में आएगा हमारे पास b का क्यूब। ठीक है, तो a + b का क्यूब उसके हिसाब से खोलेंगे। x का क्यूब +3a क्या है x स्क्वायर b, हमारे पास 2 आ गया +3x ऐसा का ऐसा b का स्क्वायर b का स्क्वायर b का क्यूब ये आ गया, बराबर में हमारे पास 2x को x स्क्वायर से करेंगे 2x क्यूब, 2x को -1 से करेंगे तो 2x का 2x ऐसा का ऐसा, x का क्यूब 2 तिया 6 +6x स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 तिरिक 12x 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8
तो उसको इधर लेके आएंगे -2x³ और माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x। ठीक है, बराबर में हमारे 0। एक x³ से एक x³ जाएगा तो बचेगा एक x³। दो में से एक गया है, एक बचा है हमारे पास। 6x² प्लस 6x², 12x प्लस 2x प्लस का 14x प्लस का 8 ऐसा का ऐसा बराबर में 0। द्विघात समीकरण है क्या? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की घात है ना 3 आ रही है यहाँ पे। चर की घात 3 आ गई मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। चर की घात 2 ही आनी चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 8 भी 7वें के जैसा है, बस उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जैसे a प्लस बी का क्यूब खोलना है, वैसे a प्लस बी का क्यूब खोल के जो भी आपको काटना करना है वो करके आप 4.1 का दूसरे क्वेश्चन का पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन, दो बातें लिखी है। भूखंड का क्षेत्रफल एज इट इज हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भूखंड है, उसका क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो बात समझने वाली है वो बोल रहा है कि लंबाई जो है ना, भूखंड की लंबाई वो चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई की दोगुनी मतलब चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय 2, चौड़ाई को 2 से गुणा कर देंगे मतलब दुगनी है कि एक ज्यादा है, दुगनी चौड़ाई की एक ज्यादा है मीटर में। तो अब मैंने देखो 2x प्लस 1 लिखा है, माना कि चौड़ाई क्या है हमारे पास, चौड़ाई है हमारे पास x। पता नहीं है कि रियलिटी में चौड़ाई क्या है, लेकिन उसको हमने मान लिया है x है हमारे पास चौड़ाई। तो क्या कह रहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी से एक प्लस है। चौड़ाई के दोगुना कर दिया हमने 2x की एक ज्यादा है, कि एक ज्यादा मतलब एक और प्लस कर दिया है। तो अब सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण में कैसे, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इंटू चौड़ाई। अब हमें क्षेत्रफल क्या दिया है भूखंड का 528 मीटर स्क्वायर जो है वो है। लंबाई क्या है, लंबाई है हमारे पास 2x प्लस 1, चौड़ाई है हमारे पास x। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह ऑटोमेटिक ही रहता है जब कोष्टक में होता है। 528 बराबर 2x को x से करेंगे 2x², फिर 1 को x से करेंगे प्लस x। 528 को उधर लेके जाते हैं 0 बराबर 2x² प्लस x माइनस 528। ये हमने गणितीय रूप से व्यक्त कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका जो गुणनफल है वो ये है। गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिन्हें की गुणा करने पर हमें 306 प्राप्त होता है। तो इसको समीकरण कैसे बनाएंगे इसकी द्विघात। सबसे पहले माना कि जो पहली धनात्मक पूर्णांक है, पहली पूर्णांक जो संख्या है धनात्मक पूर्णांक वो x है। अब हमें पता नहीं है तो मानेंगे कि x है। दूसरी क्या होगी, फिर दूसरी क्या होगी, अब शब्द आ रहा है एक क्रमागत, क्रमागत मतलब उसके जस्ट आगे वाला। दो के क्रमागत संख्या कौन सी है अगली, क्रमागत, दो क्रमागत, दो के आगे वाली 3, 3 के आगे वाली 4। क्रमागत मतलब एक बढ़ता जा रहा है, 4 5 6, दो के क्रमागत 3, फिर 4 5 क्रमागत चल रहे हैं अपन रूप से। तो अगला पद कैसे प्राप्त हुआ, पहला मानो कि 2 है तो अगला कैसे प्राप्त हुआ, 2 में से एक ऐड कर देंगे 3, तो ऐसे प्राप्त हो गया 3। पहला माना कि 3 है, दूसरा क्या होगा क्रमागत, 2 3 में एक ऐड करेंगे 4, ऐसे एक बढ़ा देंगे पद आ जाएगा। तो पहला हमारे पास है x, दूसरा उसमें ऐड करेंगे तो x और एक ऐड कर दिया तो अगला पद, मतलब दूसरा पद कैसे मिलेगा x प्लस 1 करके। अब कह क्या रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। 306 दोनों पदों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पद माने या धनात्मक पूर्णांक मान लें। तो पहला तो हो गया हमारे पास x, दूसरा हो गया हमारे पास x प्लस 1,
बराबर 306 व्हेन अपन मल्टीप्लाई करें इसको तो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हमारे पास आ गई एक द्विघात समीकरण। अब कैसे एक द्विघात समीकरण को हल करते हैं वो हल करने का विधि बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, तब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमें, रोहन की जो उम्र है हमने माना है एक्स है। रोहन की उम्र हमने क्या मानी है एक्स है, क्योंकि हमें रोहन की उम्र पता नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ की जो उम्र है वो उससे 26 साल ज्यादा है, मतलब रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। माना माना रोहन की उम्र क्या होगी फिर, कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड। माना कि रोहन की उम्र एक्स है, एक्स एज का है रोहन। तो अब क्वेश्चन ही खुद ही बोल रहा है कि रोहन की माँ की जो उम्र होगी ना वो क्या होगी रोहन की माँ की उम्र। रोहन से 26 साल बड़ी है वो, मतलब रोहन की उम्र में 26 साल जोड़ दें या फिर 26 जोड़ दें तो रोहन की माँ की उम्र आ जाएगी। रोहन की एक्स मानी है और रोहन की माँ की एक्स प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि 3 साल बाद उन दोनों की उम्र का जो गुणनफल होगा ना, गुणनफल वो हो जाएगा हमारे पास 360। गुणनफल क्या हो जाएगा 360, कब 3 साल बाद। अब मानो कि 3 साल बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगी, रोहन पहले था एक्स एज का, 3 साल बाद क्या हो गया एक्स प्लस 3 उम्र का। उसकी जो उम्र थी उसमें 3 साल बढ़ा दिए हैं, 3 साल बढ़ गए हैं रोहन की उम्र में। इस सिनेरियो के अंदर माँ की उम्र क्या हो जाएगी फिर, माँ की उम्र क्या हो जाएगी एक्स प्लस 26 की तो माँ पहले ही थी, वो 3 साल और बढ़ गए हैं। मतलब कि माँ की उम्र हो गई हमारे पास एक्स प्लस 29। माँ कितने साल की होगी एक्स प्लस 29 साल की। अब 3 साल बाद दोनों की उम्र मिल गई है हमें, 3 साल बाद दोनों की उम्र है, ये माँ की है और ये रोहन की है। अब कह रहा है 3 साल बाद जब दोनों की उम्र का गुणनफल करते हैं तो 360 आता है। पहले जैसे करा था सेम वैसा ही है, एक्स प्लस 3 रोहन की उम्र को माँ की उम्र से गुणा कर देंगे, एक्स प्लस 29। दोनों की एज का गुणनफल क्या है 360 है हमारे पास। करेंगे इसको सॉल्व, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से करेंगे प्लस 29 एक्स, 3 को एक्स से करेंगे प्लस 3 एक्स, 3 को 29 से करेंगे क्या आएगा 9×27 का 7, 2 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है शायद, ठीक है ठीक है, प्लस आ गया बराबर है हमारे पास 360 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 29 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस के 32 एक्स प्लस 87 87 बराबर 360। अब इस 360 को इधर ही ले आते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ये हमारे पास आ गई, अभी नहीं आई है, अभी सॉल्व करना है। 87 को 360 में से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, 360 में से 87 गए, 87 मेरे को ज़्यादा मैथ्स आती नहीं है तो 3 बचेंगे, फिर यहाँ बच जाएंगे 2 7, ठीक है, माइनस के बचेंगे वो भी हमारे पास 273 बराबर 0। समीकरण क्या प्राप्त हो गई हमें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 32 एक्स। लास्ट वाला क्वेश्चन है वो पता पड़ेगा कि किसका दिमाग कितना चलता है। सबसे मतलब इस प्रश्नावली का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है, जो हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अब देखेंगे, जो कि रेलगाड़ी वाला है। रेलगाड़ी क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, दो बातें दे रखी है, दो शर्तें दे रखी है। पहला क्या कह रहा है 480 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है। ये तो क्या है दूरी है हमारे पास, ये तो है 480 किलोमीटर दूरी तय करता है, एक चाल से चलता है। जब एक चाल से चलता है तो दूरी तय करता है 480 किलोमीटर। अब वो चाल क्या है अब हमें तो पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं। ये तो हो गई पहली शर्त।
पहली जो बात उसने बोली है प्रश्न में जो पहली बात है वो क्या है, 480 किलोमीटर दूरी तय करता है जब एक्स चाल से चलता है। अब दूसरी बात, वो कह रहा है कि अगर चाल को है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देना तो समान दूरी तय करेगा। दूरी तो क्या है, समान दूरी तय करेगा, मतलब जो कि पहले वाली है 480 किलोमीटर, पर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे, चाल हमारे पास एक्स है तो कम करने के लिए 8 डाल दिया इसके अंदर माइनस में, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे को रफ्तार उसकी कम कर दी, चाल उसकी कम कर दी, तो वो क्या करेगा, वो समय लेगा t2 समय लेगा वो। इसमें समय क्या है, इसमें समय है हमारे पास t1। अब देखो इसके अंदर है ना, इसमें भी मैंने समय डाल दिया हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी डाला है। कैसे, दूरी, समय और चाल, तीनों में कोई संबंध है क्या? हाँ, तीनों में संबंध है। क्या संबंध है तीनों में? चाल बराबर होती है दूरी बटा समय के। अब इसी संबंध से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, उत्तर निकालेंगे। माना कि पहली दूरी है 480, समय ले रहा है t1, वो चाल है x। दूसरी शर्त के हिसाब से दूरी क्या है, सेम दूरी है, समान दूरी है, 480 है, लेकिन अब इस बार चाल घट गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दी है। तो पहले जो चाल थी उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया है। अब समय क्या है, समय t2 है, इसका समय क्या है t2। t2 का मतलब क्या है, पहले जितना समय ले रहा था ना उससे 3 घंटे और ज्यादा लेगा वो। पहले जितना टाइम ले रहा था पहुंचने में, अब कितना टाइम लेगा, उससे 3 घंटा ज्यादा लेगा। पहले कितना टाइम लिया है उसने, पहले समय लिया है t1, अब कितना ले रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है t1 से। समझ आया t2 कैसे आया? पहले जितना टाइम ले रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो t1 आ गया प्लस 3 घंटे, पहले टी वन टाइम में पहुंच रहा था, अभी t1 प्लस 3 घंटे में 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो 3 घंटे ऐड कर दिए। t2 क्या है, t1 प्लस 3। अब देखो इस इक्वेशन से सॉल्यूशन आएगा, t2 इज t1 प्लस 3, t2 माइनस t1 बराबर 3 लिख सकता हूं क्या? कुछ नहीं करा है, इसको खींच के बराबर के इधर लाया हूं, तो प्लस का हो गया माइनस का। ये हमारे पास मिल गई एक समीकरण, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अभी हमें समीकरण मिली है t2 माइनस t1 बराबर 3। कैसे आई है ये अभी बताया था। t2 समय क्या है, t1 प्लस 3 घंटे, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ये हमारा t2 समय है। अब अगर t2 का मान पता पड़ जाए, t1 का मान पता पड़ जाए, तो एक समीकरण और बन जाएगी। तो हमें t2 और t1 का मान निकालना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। इनको ऊपर नीचे करा है, गुणा में है तो भाग में जाएगा, दूरी बटा चाल। अब गुणा किसके में है, एक के गुणा में है वो, अगर कुछ नहीं होता है तो एक के गुणा में मानते हैं। ये हमारे पास एक है सूत्र है। अब पहली शर्त के हिसाब से बनाएंगे इसको। समय क्या है हमारे पास, t1 समय है, दूरी कितनी तय की है, 480 दूरी तय की है, ठीक है। और चाल क्या है, चाल है हमारे पास x। ये एक और समीकरण मिल गई हमें, इसको नाम दे दिया 2 नंबर। अब दूसरी शर्त के लिए वो की वही बात वापस करेंगे। समय क्या लग रहा है, समय लग रहा है t2, t2 या फिर t1 प्लस 3 लिखो या डायरेक्ट t2 लिखो। अभी t2 अपन यूज में ले रहे हैं, टाइम ले लिया इसने t2। दूरी क्या है, दूरी समान है 480। और चाल क्या है, इस शर्त के लिए चाल क्या है, x माइनस 8, ठीक है।
कुछ मन से नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन ने बोला है, जो पर्सन ने बोला है वो लिखा है। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 3। अब T1 और T2 का मान समीकरण 1 में भरेंगे तो देखते हैं कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। समीकरण 1 क्या है, T2 माइनस T1 बराबर 3, बराबर में 3। T2 क्या है, 480 बटावा x माइनस 8, एक ही आ गया। फिर क्या है T1, ये माइनस का माइनस, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर T1 हमारे पास है 480 बटा x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण निकल के आएगी। अब वो समीकरण क्या निकलेगी वो बताता हूँ। अभी जो हमने निकाला था वो ये निकाला था। अब इसको सॉल्व करेंगे। 480 दोनों पदों में सेम है तो 480 को कॉमन बाहर ले लिया। 480 अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 बटावा x माइनस 8 माइनस 1 बटावा x बराबर में 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे। 480 ऐसा का ऐसा अंदर चलें, एलसीएम आएगा x माइनस 8 और x, ठीक है। x माइनस 8। अब कैसा है एलसीएम, हमें पता है कैसे लेते हैं। इसका इसमें भाग दिया, x बचा, x को इससे गुणा करेंगे, वो सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। उधर हमारा है 3, 480 है, सॉरी। अब ये 480 गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 3 बटावा 480, या फिर कंफ्यूज हो गया, अभी देखना। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 8, x से x तो गया, माइनस का 8 बटा में क्या है, x को x के करेंगे x स्क्वायर, माइनस 8 को x से करेंगे माइनस के 8x बराबर में 3, और ये भाग में जाएगा तो 480, ठीक है। एक x प्लस का, एक माइनस का तो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ले जाते हैं ऊपर और इसको वापस इधर ले जाते हैं। चलो इसको उधर लेके जाएंगे, 3 गुणा में x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर लेके आएंगे इसको तो माइनस का 8 गुणा 480, ठीक है। 3 को x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, 3 को 8x से करेंगे 8 दिया 24 माइनस 24x बराबर में माइनस 8 को 480 से गुणा करेंगे तो 0 8 8 64 का 4, 6 8 चौक 32 और 6 38, ये होंगे हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 24x, वो इधर आएगा तो प्लस का 3840 बराबर 0। ये हमारे पास आ गई एक द्विघात समीकरण। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, x का मान। x क्या है, चाल है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, चाल। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि किन किन विधियों से अपन कैसे कैसे एक द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, इसके मूल प्राप्त कर सकते हैं। जो द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जो हल प्राप्त होते हैं, जो आंसर प्राप्त होता है, उसे ही द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं।